हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अंशु, आपका मेंटोर, आज लेकर के आया हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक। ठीक है, स्नेहक। फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन। ठीक है, ईंधन और स्नेहक की रसायन। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, यूनिट नंबर 4, ईंधन और स्नेहक की रसायन। अच्छा, इसके पहले मैंने जितने चैप्टर हैं वो आपको सब मैंने करा दिए हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। वाटर सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल्स कंप्लीट हो गया। ये आपका फोर्थ चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। आज ही आपको ये वीडियो मिल रही है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक आपको यूनिट नंबर 5, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाए। ठीक है, टोटल हमारे ख्याल से लगभग मेरे पास 42 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और हो सकता है वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे के लगभग बनेगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच बनेगा। सो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, बने रहेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से भी फंसते हैं। ठीक है, आपके लिए बेशक बहुत ही आसान हो जाएगा और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% सिलेबस ओरिएंटेड है। इतना ध्यान रख लीजिएगा। आप चाहे तो BT UP का सिलेबस उठा लीजिएगा, उठा करके देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसमें। ठीक है, कोई टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो छूट रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, हाँ, इस स्लाइड में मैंने न्यूमेरिकल्स अभी नहीं लिए हैं, हालांकि वो न्यूमेरिकल्स मैं बाद में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, लेकिन जितनी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है। और एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x पे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 1.5x पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो आपकी जल्दी कंप्लीट होगी और समझ में भी आ जाएगा। एंड प्लीज़ मेक अ नोट, मेक अ नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से बहुत आसान हो जाएगा रिवीजन करना, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है हमारा फ्यूल एंड कंबस्शन ऑफ फ्यूल, इंजन, ईंधन और ईंधन का दहन, यानी कि ईंधन और दहन एक तरीके से कह सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले ईंधन क्या होता है। ठीक, ईंधन यानी कि फ्यूल। फ्यूल क्या है कि फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग कंबस्चन, बर्निंग का मतलब कंबस्चन, प्रोड्यूस हीट एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेज। ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैंने आपको बता रखा था फ्यूल क्या है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी सही है। ये थोड़ी सी मैंने अलग टाइप की डेफिनेशन ली है ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आ सके। ईंधन वह पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जलने पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूल क्या है हमारा, फ्यूल इज अ सब्सटेंस which on burning produces हीट एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, यानी कि घरेलू या फिर औद्योगिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल ग्रुप में कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, नेचुरल गैसेस, हाइड्रोजन, ये सब आपकी क्या है, फ्यूल है, यानी कि ईंधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंबस्शन ऑफ फ्यूल। देखिए, कंबस्शन ऑफ फ्यूल हालांकि थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन आप इस चीज़ को शॉर्ट में जानिए कि ये चीज़ें हैं क्या। कंबस्शन का मतलब होता है ईंधन का दहन। ठीक है, ईंधन का दहन। अब ये ईंधन का दहन क्या है। ठीक, हमारा ईंधन का दहन होता है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, आपको पता है। ठीक है, अब दहन जब हो रहा है दैट मीन्स कि कार्बन जल रहा है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या मिल रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे रहा है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है,
यानी कि ईंधन का दहन क्या है? ईंधन का दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन जो है, ईंधन यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, कंबस्शन ऑफ फ्यूल में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस रिएक्शन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। थोड़ा सा मुझे सर्दी हो रखी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, और हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करते भी हैं, ठीक है, यानी कि इनका वर्गीकरण करते हैं, तो कैसे करते हैं? फ्यूल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। कैसे? उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ईंधनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकल स्टेट से। ठीक है, फिजिकल स्टेट के द्वारा, ठीक है, हम लोग इसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है आपका सॉलिड फ्यूल। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक दो चीज़ और मैं बताते चलूँगा, जो मैंने नहीं लिया है उसको भी मैं टॉपिक में कवर करता चलूँगा। ठीक है, सॉलिड फ्यूल है आपका, सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन। ठोस ईंधन क्या? जैसे कि लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, ये सब क्या है आपके? देखिए लकड़ी दिख रहा है, चारकोल दिख रहा है, कोयला, ये सब क्या है आपके? सॉलिड फ्यूल है, यानी कि ठोस फ्यूल है, यानी कि ठोस ईंधन है। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल में हमारा क्या आता है? जैसे कोल हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक, और आर्टिफिशियल में हमारा क्या आता है? आर्टिफिशियल में हो गया वुड कोल हो गया। वुड कोल, वुड कोल का मतलब लकड़ी का कोयला। ये कोयला और लकड़ी अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लकड़ी का कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सब किस में आता है? हमारा आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, इनका एडवांटेज क्या है? बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है और बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, डिसएडवांटेज में इनके आप लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ऐश, ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, क्या होता है? राख, राख उत्पन्न करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, धुआं और राख बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। क्या? आपके कोल एंड वुड, ये तो आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी जलाते हैं तो धुआं बहुत होता है कि नहीं? कोयला जलाते हैं धुआं होता है कि नहीं? फिर लास्ट में राख बच जाती है। ठीक, और वैसे भी ठंड आने वाली है तो आप लोग कोयला तो जलाएंगे ही, जिसको कहते हैं कौड़ा टापेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल भी हमारा दो टाइप्स का होता है। पहले होता है हमारा नेचुरल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में हमारा क्या है? नेचुरल में हमारा एकमात्र होता है, वो होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। आर्टिफिशियल में पेट्रोल, ठीक है, डीजल, केरोसिन, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, ये सब क्या है? ये सब आपके लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। इनका क्या होता है? इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म कंबस्शन। मतलब कि इनका यूनिफॉर्म कंबस्शन का मतलब होता है एक साथ एक तरीके से जलते हैं। मतलब ये नहीं कि एक बार थोड़ा सा जल रहा है फिर कहीं ज़्यादा जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब यूनिफॉर्मली जलते रहते हैं। ठीक, और ये बहुत महंगे होते हैं, यही सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारा गैसियस फ्यूल। ठीक है, गैसियस फ्यूल भी दो टाइप्स के होते हैं, आपको मैं बता दूं। पहला होता है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल में हमारा क्या आएगा? ऑल गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, ऑल गैसेस प्रेजेंट इन एयर, हवा में जितनी गैसेस मौजूद है हमारी, वो जैसे हाइड्रोजन वगैरह जो जलने के काम आती हैं। आर्टिफिशियल में आपका क्या हो गया? जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया, ठीक है, कोल गैस हो गया। ठीक, ये सब क्या है? आपके आर्टिफिशियल गैसियस फ्यूल है, ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल गैसियस फ्यूल यानी कि गैसीय ईंधन है। ठीक, देखिए एग्जांपल में एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, बायोगैस, ये सब है। ठीक है, ये इनका एडवांटेज क्या है? बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। इनमें HCV बहुत
अधिक मात्रा में मिलती है, HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू। अभी ये क्या होती है आगे टॉपिक आने वाला है, इसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मुश्किल होता है, और प्लस स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में बहुत, जैसे आप देखते हैं ना कि CNG वगैरह भरवाने जाते हैं, ठीक है, LPG वगैरह भरवाने जाते हैं, तो कितनी मुश्किल से इसकी स्टोरेज होती है, कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, कैसे कैसे करके सारी चीज़ें की जाती हैं, तब जा कर के ये गैसेस स्टोर होती हैं कहीं पे भी, ठीक है। इसलिए ये जो आपकी फ्यूल्स हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती हैं, चाहे स्टोरेज में चाहे ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है नया टॉपिक, कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, यानी कि ऊष्मीय मान क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप्स कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी, जैसे मैंने बोला था हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये चीज़ जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कैलोरीफिक वैल्यू है क्या। तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम ठोस या फिर 1 घन मीटर गैस ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न होता है। मतलब इसका क्या हुआ समझिए, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम ठोस या फिर द्रव, जैसे आपने 1 kg ऑफ, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है, या फिर लिक्विड, आपने गैस लिया, ठीक है, आपने ईंधन लिया, सॉलिड ईंधन लिया या फिर लिक्विड ईंधन लिया। अब इसमें होता क्या है कि सॉलिड ईंधन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, चाहे लिक्विड ईंधन ले रहे हैं, अगर आप उसकी मात्रा 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो उसके पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबस्शन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कंबस्शन जब उसका होता है तो उससे जो क्या कहते हैं उत्पन्न मान होता है, जो उसका जो मान उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि फिर से समझिएगा, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान वह ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा, ठीक है, यानी कि वह ऊष्मा यानी कि हीट है या एनर्जी एक तरीके से कह सकते हैं, जो 1 किलोग्राम ठोस या द्रव ईंधन को पूर्ण दहन पर उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, अब बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवा लिया, 1 लीटर पेट्रोल जैसे ही आपने डलवाया, अब वो पूरा का पूरा 1 लीटर पेट्रोल आपका क्या हो गया, दहन हो गया, ठीक है। तो उससे जो ऊष्मा निकली वही हमारी क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान कहलाती है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय मान जो बेसिकली होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ऊष्मीय मान 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, पहला है आपका हायर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हम लोग इसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जब ईंधन पूर्ण रूप से जलता है, ध्यान रखिएगा, जब ईंधन पूर्ण रूप से जलता है और उसमें उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, हाँ, वाटर वेपर के संघनन की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है, ठीक है। तो उसे उच्च ऊष्मीय मान यानी कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई ईंधन है, ठीक है, और वो कंप्लीट बर्न हो रहा है, कंप्लीट जल रहा है, ठीक है। जैसे उसमें जो आपका वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर कंडेंसेशन के साथ साथ जो आपकी लेटेंट हीट है यानी गुप्त ऊष्मा है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उच्च ऊष्मा मान कहते हैं, ठीक है। अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यानी कि जब दहन के समय उत्पन्न जल वाष्प संघनित नहीं होती, यानी कि जो जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता क्या है, यानी कि संघनन होता क्या है, संघनन होता क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। जब जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर का कंडेंसेशन नहीं होता है और जो प्राप्त ऊष्मा है यानी कि जो हमको हीट मिल रही है, जो हमको कैलोरीफिक मिल रही है, जो कैलोरी मिल रही है, जो हीट मिल रही है, उसकी क्या कहते हैं, लेटेंट हीट को भी उसमें नहीं जोड़ा जाता है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं, नहीं जोड़ा जाता है, तो उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं निम्न ऊष्मीय मान।
क्या कहते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जस्ट इसके रिवर्स डेफिनेशन है, समझ लीजिए। जब ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है आपका और उसमें जो जल वाष्प जो है वो संघनित हो रहा है और उसमें गुप्त ऊष्मा जो है वो भी जुड़ रही है, तो आपका ये कौन सी वैल्यू हो गई, हायर कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन जब जल वाष्प आपका संघनित नहीं होता यानी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है और इसकी लेटेंट हीट भी यानी कि गुप्त ऊष्मा भी ऐड नहीं हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन HCV एंड LCV यानी कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और LCV हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसका है उच्च ऊष्मीय मान, इसका मतलब है निम्न ऊष्मीय मान। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, यानी कि LCV बराबर क्या होता है भाई, HCV माइनस 0.09, या फिर आप इसको 9/100 भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, H इंटू 587। ठीक है, अब ये 587 क्या होता है, लेटेंट हीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट है। ठीक, लेटेंट हीट है किसमें, कैलोरी पर ग्राम में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला पे कैलकुलेशन आती है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला होता किस लिए है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, लगभग मात्रा निकालने के लिए जिसकी उच्च ऊष्मीय मान की। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई फ्यूल है आपका, ठीक, उसमें मान लीजिए सल्फर की मात्रा इतना दे रखा है, ऑक्सीजन की मात्रा कुछ परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की मात्रा कुछ परसेंटेज दे रखी है, तो उसमें ये जो कंपोजिशन है आपका, ठीक है, ये जो मिश्रण है आपका, इस मिश्रण के बाद जो उस फ्यूल का यानी कि उस ईंधन का जो ऊष्मीय मान निकलेगा, उच्च ऊष्मीय मान निकलेगा, वो किसके द्वारा निकलेगा, ड्यूलॉन्ग्स क्या कहते हैं, ड्यूलॉन्ग्स के सूत्र द्वारा निकलेगा। ठीक है, क्या था इनका सूत्र, इनका फॉर्मूला क्या था, HCV बराबर 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 80 इंटू C। ठीक है, ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन प्लस 34500 H क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, थोड़ा सा बच्चे खेल रहे बाहर, आवाज़ आ रही होगी, उस चीज़ को लिए प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैनेज कर लीजिएगा। ओ क्या है आपका, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, एंड एस क्या है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक है, ये, और इसकी यूनिट किस में आती है, किलो कैलोरी पर केजी में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये रिलेशन में आपको पीछे बताया ही था SCV/LC में, यानी कि अगर आपको हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो आप किससे निकाल सकते हैं, डिलॉन्ग के सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे निकाल सकते हैं, डिलॉन्ग के सूत्र से। क्या था आपका, HCV बराबर 1/100 इंटू 8080 C प्लस 34500 इंटू H माइनस O/8 प्लस 2240 S। ठीक है, किस में आती है वैल्यू, किलो कैलोरी पर केजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन है, ये हमारा होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है आ जाए। इस फिगर को भी आप देख लीजिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखे रहेंगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। इस फिगर को आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये थोड़ा सा इजी फिगर है। ठीक, और इसका यूज़ आप क्या कहते हैं एग्जाम में कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये आता है तो एग्जाम में आपके लिए बनाने के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग ठोस और द्रव ईंधनों की ऊष्मा मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज एन अपरेटस, क्या है एक, ये एक अपरेटस है जो कि किसके लिए यूज होता है, डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। यानी कि इससे एक चीज आपको मालूम चल गई क्या सर, कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उससे हम सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है, दोनों, चाहे ठोस अवस्था में हो फ्यूल आपका ईंधन हो, चाहे लिक्विड अवस्था में हो, दोनों का हम कैलोरीफिक मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो बनावट है,
इसकी जो बनावट है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन इनलेट है, ठीक है, जैकेट है, यही होता है आपका मेन बॉम्ब वेसल, ठीक है। क्या होता है, बॉम्ब वेसल, ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है भाई कि सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग स्टील बॉम्ब क्या होता है, मजबूत इस्पात का बर्तन, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देख लें, ठीक। इसमें दहन किया जाता है यानी कंबस्शन किया जाता है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन प्रवाह नली यानी कि ऑक्सीजन इनलेट, जहाँ से ऑक्सीजन जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद इग्निशियन वायर यानी कि इग्निशियन तार, जो ईंधन को जलाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, ईंधन को जलाने के लिए होता है। उसके बाद है वाटर बकेट यानी कि जल पात्र, जिसको हम लोग इसमें निश्चित मात्रा में पानी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, पानी रखा जाता है। उसके बाद होता है थर्मोमीटर, जो तापमान में वृद्धि मापने के लिए होता है। घूमने वाला या घुमाने वाला या फिर डोलाने वाला, ठीक है, स्टीरर, जिसको पानी का ताप समान रखने के लिए किया जाता है। किस लिए रखा जाता है, इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। ऊष्मारोधक आवरण यानी कि इंसुलेटेड जैकेट, जिसे बाहर ऊष्मा का नुकसान रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंट हीट लॉस टू सराउंडिंग, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंट हीट लॉस के लिए, कि मतलब हीट लॉस ना हो सके, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से फिगर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। यहाँ पे हम लोग फ्यूल सैंपल रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, फ्यूल सैंपल रखते हैं। ये आपका वाटर बकेट है। अच्छा, ये वाटर जो होता है ये इसलिए रखा जाता है कि जो बॉम्ब से अत्यधिक मात्रा में जो हीट जनरेशन होती है वो इस वाटर को क्या करती है, ये वाटर इसका मतलब थोड़ा सा ठंडा यानी कि न्यूट्रल रखने का प्रयास करता है, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा गर्म नहीं रहता, ठीक। थर्मोमीटर क्या करता है, वहाँ का टेम्परेचर डिनोट करेगा कि मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 और फाइनल टेम्परेचर मतलब आपका T2। तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है भाई, T2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1 क्या हो गया आपका, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा कि तापमान में वृद्धि। क्या होता है, तापमान में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग यानी कार्यविधि क्या है भाई। सबसे देखिए, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने इसको पॉइंट में लिख रखा है ताकि आपको आसानी से बहुत समझ में आ सके, ठीक है। पॉइंट में लिखने का बस मेरा यही मतलब है, मैं चाहता तो पूरा बोर्ड ढेर सारा लिखवा देता लेकिन मज़ा नहीं आता। पॉइंट में लिखेंगे तो इससे बहुत आपके लिए बेटर फील होगा, ठीक। चलिए सबसे पहले ज्ञात मात्रा का ईंधन बॉम्ब के अंदर रखा जाता है। ज्ञात मात्रा का मतलब होता है नोन, ठीक है, नोन मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, नोन मास ऑफ फ्यूल इज प्लेस्ड इन द क्रूसिबल इनसाइड द बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब को शुद्ध ऑक्सीजन से भरकर बंद कर दिया जाता है, ठीक। सबसे पहले आपने क्या किया, एक नोन मास लिया फ्यूल का, ठीक है, उसको आपने बॉम्ब के अंदर रख दिया। उसके बाद से बॉम्ब को शुद्ध ऑक्सीजन से भरकर बंद कर दिया। आपको पता है ना कहाँ से भरा जाता है, ऑक्सीजन इनलेट से भरा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से, ऑक्सीजन इनलेट से, ठीक है, ऑक्सीजन इनलेट से भरा जाता है। बॉम्ब को ज्ञात मात्रा के पानी में रखा जाता है। अब बॉम्ब को कहाँ रखा जाता है भाई, ज्ञात मात्रा के पानी में रखा जाता है, ठीक है। ज्ञात मात्रा के पानी का मतलब होता है कितना लीटर मैंने पानी ले रखा है, ठीक। विद्युत धारा से इग्निशन तार को गर्म करके ईंधन को जलाया जाता है, ठीक। विद्युत धारा से इग्निशन तार को, जो इग्निशन वायर होता है उसको विद्युत धारा यानी करंट से हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक। उसके बाद से ईंधन पूर्ण रूप से क्या होता है, जलता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन क्या होता है, पूर्ण रूप से जलता है, यानी कि फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली एंड रिलीज हीट विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए उसके बाद यह ऊष्मा पानी का ताप बढ़ा देती है, यानी कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जब यह आपका ईंधन जो है पूर्ण रूप से जल रहा है यानी कि कंप्लीटली बर्न हो रहा है, उससे जो आपका टेम्परेचर है
ठीक है, उससे पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, जिसे थर्मोमीटर से मापा जाता है। यानी कि जैसे जैसे राइज इन किसमें पानी का टेम्परेचर में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो आपका थर्मोमीटर भी क्या करेगा, थर्मोमीटर में भी टेम्परेचर रेंज बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पहले उसका टेम्परेचर T1 था, तो धीरे धीरे जाते जाते जितना मैक्सिमम हीट उसमें प्रोड्यूस होगी वो वैल्यू T2 तक लास्ट करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इस ताप वृद्धि से ईंधन की ऊष्मामान ज्ञात की जाती है, और जैसे ही ये ताप में वृद्धि हुई यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है, इसी से हम लोग क्या मालूम कर लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला जो कि आप देख रखे हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा टी। यही डेल्टा टी आपका क्या है, T2 माइनस T1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राइज इन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए माइनस सी अपॉन, ये होल अपॉन एम है, ठीक है, ये होल अपॉन, यहाँ पे होल अपॉन एम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एम का मतलब होता है मास ऑफ फ्यूल बर्न, कितना फ्यूल हम लोग, कितने द्रव्यमान फ्यूल का हम लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक। चलिए उसके एप्लीकेशन हम लोग उपयोग के पढ़ते हैं। क्या है भाई, ठोस और द्रव ईंधन की ऊष्मामान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अभी मैंने शुरू में आपको बताया। ईंधन अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यूज्ड इन फ्यूल रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों की गुणवत्ता की जांच में किया जाता है, दैट मीन्स कि टू हेल्प इन क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ कोल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फ्यूल रेटिंग। फ्यूल रेटिंग मतलब ईंधन की रेटिंग, ठीक है, जो कि किससे की जाती है, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर से। किसे की जाती है, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर से। अच्छा, ऑक्टेन नंबर आप देख रहे हैं पेट्रोल गैसोलीन इंजन के लिए यूज होता है, और सीटेन नंबर डीजल इंजन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्यूल रेटिंग होती क्या है। फ्यूल रेटिंग क्या है, फ्यूल रेटिंग का उपयोग ईंधन की गुणवत्ता या फिर प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ईंधन की गुणवत्ता, दैट मीन्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्यूल रेटिंग का प्रोडक्ट मतलब फ्यूल आपका कैसा है, ठीक है, यह बताता है कि ईंधन कितनी कुशलता से जलता है, ठीक है, कितनी कुशलता का मतलब होता है एफिशिएंटली, ठीक है, हाउ एफिशिएंटली इट बर्न्स, और इंजन में नॉकिंग यानी धक धक की आवाज कितना प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब ये सर धक धक की आवाज क्या होती है, कभी आपने जब गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें टक 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 या धक 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 आवाज आती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। नॉकिंग को कितना रेजिस्ट करता है ये आपकी फ्यूल की रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कि मतलब फ्यूल आपका कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है, कितना बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा, ठीक है। यह मेनली दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है आपका, पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है, पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है। और जो सीटेन नंबर होता है वो किस लिए यूज होता है, डीजल इंजन के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है, डीजल इंजन के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है। चलिए ऑक्टेन नंबर क्या होता है भाई, थोड़ा सा मुझे आप लोग पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस बता सकते हैं क्या। अगर दो लाइन में अगर आप मुझे बता सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन में क्या कहते हैं डिफरेंस मुझे बताइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टेन नंबर से। तो ऑक्टेन नंबर किस लिए यूज होता है भाई, पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की नॉकिंग का प्रतिरोध करने की क्षमता का माप है, ठीक है। क्या है, octane number is a petrol is measured to of its anti-knocking property, that is its ability to resist the engine knocking during combustion in a spark ignition engine। इसका मतलब समझिए, जब ईंधन में हवा, सबसे पहले बताए बात तो नॉकिंग क्या होती है, जब इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण अचानक विस्फोट होकर जलता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब इंजन में हवा यानी कि एयर, ठीक है, प्लस फ्यूल, ठीक है, एयर प्लस फ्यूल, जब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो मिक्सचर होता है, अचानक से जब ये विस्फोट होकर के जलता है, तब धक धक जैसी आवाज आती है। क्या आती है, धक धक जैसी आवाज आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं? नॉकिंग। आपने नॉकिंग जान लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्टेन संख्या है वो पेट्रोल की नॉकिंग का प्रतिरोध करने की क्षमता की माप है। ठीक है, मतलब हम लोग ऑक्टेन नंबर से ये मापते हैं कि जो आपकी पेट्रोल है, ठीक है, वो आपका कितना ज्यादा प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस नॉकिंग को कितना रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वही आपकी क्या कहलाती है? ऑक्टेन नंबर कहलाती है। ठीक, जैसे उच्च ऑक्टेन संख्या का अर्थ है नॉकिंग का अधिक प्रतिरोध। जैसे हाई आपका ऑक्टेन नंबर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध करेगा। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्ट करना। ठीक है, रेजिस्ट करना। और निम्न ऑक्टेन संख्या रहेगी तो ईंधन आसानी से नॉक करता रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ रेफरेंस ऑफ फ्यूल यानी कि ऑक्टेन संख्या के लिए संदर्भ में ईंधन पढ़ते हैं। क्या है भाई? ईंधन यानी कि आइसो ऑक्टेन। क्या है? आइसो ऑक्टेन। इसका रासायनिक सूत्र दे रखा है ये। ठीक है, ऑक्टेन संख्या दे रखी है। इसकी विशेषता क्या है? नॉकिंग बहुत कम करता है। ठीक है, और एन हेप्टेन आसानी से नॉक करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, एन हेप्टेन आसानी से नॉक करता है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक आपका लो ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, एक आपका हाई ऑक्टेन नंबर है। तो दैट मीन्स एन हेप्टेन जो है आपका वो लो ऑक्टेन नंबर है, जिसके कारण हमको क्या मिल रहा है? नॉकिंग मिल रही है। ठीक है, जैसे यदि कोई पेट्रोल 70% आइसो ऑक्टेन और 30% एन हेप्टेन जैसा व्यवहार करता है तो उसकी ऑक्टेन संख्या कितनी होगी? 70 होगी। और उसकी ऑक्टेन संख्या कितनी होगी? 70 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्टेन संख्या को प्रभावित करने वाला कारक। अब ऑक्टेन संख्या जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की संरचना। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद एंटी नॉक एजेंट, उसके बाद एडिशन ऑफ एंटी नॉक एजेंट। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया? टेट्राइथाइल लेड यानी कि टीएल और एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद परिष्करण की गुणवत्ता यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस। ये सब जो फैक्टर होते हैं वो आपके ऑक्टेन नंबर को अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सीटेन नंबर। पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला हमने बताया आपको ऑक्टेन नंबर, जो किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए होता है। किसके लिए? पेट्रोल के लिए। अब हमारा है क्या? सीटेन नंबर, जो किसके लिए होता है? डीजल इंजन के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ये बताइएगा कि इस चीज़ को पढ़ लेने के बाद आप मुझे कमेंट ये करिएगा कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें नॉकिंग ज़्यादा होती है कि जो डीजल इंजन होता है उसमें नॉकिंग ज़्यादा होती है? ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, सीटेन नंबर क्या है? सीटेन संख्या डीजल की ईंधन आसानी से जलने की क्षमता दर्शाती है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे वो दर्शाती है वैसे इधर यह बताती है कि ईंधन इंजेक्शन के बाद कितनी जल्दी से जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए इसमें इग्निशियम स्टार्ट होता है तो उसके बाद से कितनी जल्दी से जल्दी आपका जो डीजल है, फ्यूल है, वो कितनी जल्दी जल्दी बर्न होता है। ठीक है, कितनी जल्दी से जल्दी जलना प्रारंभ करता है। ठीक, चलिए यही लिख रखा है, इट मेजर हाउ क्विकली द फ्यूल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द कंबस्शन चैम्बर। ठीक है, कितनी तेजी से जलना स्टार्ट करता है। इसका रेफरेंस क्या है भाई? हाँ, इसमें सीटेन एन हेक्साडेन सूत्र लिखा हुआ है। सीटेन संख्या 100 बहुत आसानी से जलता है, यानी कि अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन जलने में कठिनाई पैदा करता है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ मुझे बताइएगा जरा सब लोग भाई। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन जलने में कठिनाई पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? क्यों पैदा कर रहा है? दैट मीन्स कि इसका इग्निशन सिस्टम सही नहीं है, लो है, दैट्स वाई। ठीक है, यदि डीजल में 60% सीटेन और 40% अल्फा मिथिलीन नेफ्थलीन जैसा व्यवहार करता है तो उसकी सीटेन संख्या कितनी होगी? 60 होगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीटेन संख्या क्या है? अधिक सीटेन संख्या, अधिक सीटेन संख्या रहेगी तो शीघ्र दहन होगा। अभी मैंने बताया कम सीटेन संख्या रहेगी तो देर से दहन होगा। नॉकिंग व अधूरा दहन रहेगा। इंजन की स्मूथ संचालन होगा। स्मूथ का मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री संचालन होगा, बहुत ही स्मूथली चलेगी। ठीक है, स्मूथली चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिपिकल वैल्यूज, इनकी टिपिकल वैल्यूज जान लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है।
फ्यूल टाइप पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या कितनी 80, सीटेन संख्या 95, ठीक है। अगर डीजल के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए 45, सीटेन नंबर कितना होना चाहिए 60। ध्यान रख लीजिएगा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपैरिजन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस, ठीक है। चलिए इसका नया टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैं फटाफट बहुत तेज़ी से खुद ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चले हैं, ठीक है। भले ही 1 घंटे में वीडियो खत्म हो रही तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है। बस ये है कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलपीजी की, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, ठीक। क्या है रासायनिक संगठन, सबसे पहले इसका हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक। मुख्यतः ब्यूटेन, C4H10, प्रोपेन से बनता है। किससे बनता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, सम टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, सम टाइम सॉरी वो बीच में थोड़ा सा इंटरनेट मेरा कट गया था, बट कोई नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कभी कभी थोड़ी मात्रा में इथेन यानी कि C2H6 भी होती है, ठीक है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है लगभग 50,000 किलो जूल पर केजी होती है। ध्यान रखिएगा किसकी, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक कितनी होती है 50,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक। ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घरेलू ईंधन यानी कि खाना पकाने या गर्म करने एलपीजी का यूज़ करते हैं ना, जो आपके सिलेंडर होती है घर में जिससे खाना बनता है उसमें, ठीक है। वाहनों के ऑटो एलपीजी के रूप में किया जाता है, ठीक है। और औद्योगिक हीटिंग व कटिंग के लिए, यानी कि यूज इन इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड कटिंग प्रोसेस के लिए हम लोग किसका, एलपीजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी क्या होती है भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। क्या कंपोजिशन है, मीथेन 85 से 95% होती है, थोड़ी मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी होती है, ठीक है। क्या होती है, थोड़ी मात्रा में इथेन और प्रोपेन की मात्रा भी होती है। इसका जो ऊष्मीयमान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना, 48,000 से 50,000 किलो जूल पर केजी। इसीलिए एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए जो आपका पेट्रोल होता है, सीएनजी पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं या फिर जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं, सीएनजी के एवरेज भले तो आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन पेट्रोल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी, सीएनजी की एफिशिएंसी अच्छी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जो इसका ऊष्मीयमान होता है वो आपका एलपीजी से कम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में वाहनों में किया जाता है, सही बात है भाई, पॉल्यूशन फ्री होने के लिए। विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यूज इन पावर जनरेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, ठीक है। और यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर हीटिंग पर्पसेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस का प्रयोग क्या है भाई, रासायनिक संगठन इसका क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण से बनती है। देख लीजिए आप, हाइड्रोजन एंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ये आपका क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। बनता है जब भाप को गर्म कोक पर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। यानी कि गर्म कोक, C वाटर उसमें डाला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, हाइड्रोजन अलग, ठीक है। इसकी ऊष्मीयमान देखिए कितनी कम है, वाटर गैस की कितनी है, सिर्फ 11,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। अब बोलेंगे सर उसमें पर केजी में आ रहा था, इसमें मीटर क्यूब क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वाटर है ये, ठीक है। कहाँ यूज़ किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, ठीक है, धातु कर्म के अपचायक के रूप में, किसके लिए, धातु कर्म के अपचायक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। गैसीय ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है और मिथेनॉल व अमोनिया के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। आज बच्चे ये मुझे बहुत परेशान कर देंगे यार, हो सकता है नॉइज़ आ रही होगी थोड़ा सा, लेकिन मेरी वॉइस ज़्यादा रेज है तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, कोल गैस क्या होता है भाई,
कोल गैस का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ी मात्रा में ईथेन की मात्रा भी होती है। इसका ऊष्मीयमान लगभग 18,000 से 20,000 किलो जूल होता है। ठीक है, 18,000 से 20,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, किस लिए यूज हो जाता है? यूज फॉर इल्यूमिनेशन इन अर्लियर डेज, पुराने समय में प्रकाश व्यवस्था में किया जाता था। ठीक है, कोयल गैस का घरेलू और औद्योगिक हीटिंग में किया जाता है, यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग। ठीक है, और धातु कर्म भट्टियों में। ठीक है, किस में किया जाता है? धातु कर्म भट्टियों में। अच्छा, सब जो मैं बता रहा हूं आपको जितने हैं सबकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू सबकी आपको याद करनी पड़ेगी, मैं बता दे रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? ठीक, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक संगठन इसका यानी केमिकल कंपोजिशन क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर से बनती है। किससे बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण से, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बन गया हमारा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई। इसकी ऊष्मीयमान कितनी है? लगभग 5,000 से 6,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितनी है? 5,000 से 6,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब में। ये कहाँ यूज होता है? ब्लास्ट फर्नेस और धातु कर्म क्रियाओं में, सस्ती औद्योगिक ईंधन के रूप में और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, इसका कंपोजिशन वगैरह सब याद रखिएगा। मुख्यतः मीथेन यानी C4 50% से 60%, 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25% से 45% और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो ऊष्मीय मान होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो ऊष्मीय मान है वो कितना है? लगभग 23,000 से 26,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में यानी खाना पकाने के लिए पहले के लोग करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो पहले बिजली जलाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, जनरेट करने के लिए। उसके बाद से यूज एज मैन्योर आफ्टर डाइजेशन, यानी कि शेष स्लरी खाद के मैन्योर के रूप में उपयोगी होता था। ठीक है, बायोगैस खाद वगैरह जानते हैं ना? हाँ हाँ, उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है भाई, ज़्यादा देखिए आपका समय नहीं है। ठीक, लुब्रिकेशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है, सबसे पहले लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है आपका स्नेहक। स्नेहक होता क्या है? ठीक है, आइए जानते हैं, तब उसके हम लोग फंक्शन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेशन होता क्या है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहन। क्या होता है? स्नेहन। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? स्नेहन। स्नेहन वह प्रक्रिया है जिसमें दो गतिशील सतहों के बीच में एक पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट लगाया जाता है ताकि घर्षण और घिसावट को कम किया जा सके। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हैं बिना कुछ लिए। ठीक है, आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हैं बिना कुछ लिए, आप देखेंगे थोड़ा सा गर्मी, फ्रिक्शन पैदा होगा। ठीक है, घर्षण पैदा होगा। लेकिन वही आप क्या कीजिए, थोड़ी सी क्रीम लगा लीजिए हाथ में। क्रीम लगाने के बाद हाथ वो करिए, तो उससे क्या होगा? आपकी दोनों हथेलियों के बीच घर्षण यानी घिसावट क्या होगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो वही, यानी कि स्नेहन वह प्रक्रिया है, यानी कि स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ अप्लाइड सब्सटेंस कॉल्ड लुब्रिकेंट, जिसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, दो मूविंग सरफेस के बीच में, जो कि आपका फ्रिक्शन और वियर को क्या करता है? रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। अब स्नेहक होता क्या है? जो लुब्रिकेंट है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके फ्रिक्शन को यानी कि वियर को, घर्षण को, घिसावट को, ठीक है, क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। स्नेहक वह पदार्थ है जो मशीनों में घर्षण, घिसावट को कम करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप देखते होंगे ना ग्रीस वगैरह, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रीस। ठीक, ग्रीस वगैरह का प्रयोग आप लोग देखते होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए साइकिल की चेन में लगा रहे हैं, कभी कभी जब वो जाम चलने लगती है,
ठीक है, हमने क्या किया, ग्रीस का प्रयोग साइकिल की चेन में लगाया, आप देखते हैं उसके बाद से उसकी एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और बहुत स्मूथ फ्लो करने लगती है। ठीक है, वही आपका क्या है, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है लुब्रिकेंट का यानी कि स्नेहक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है इसका भाई, इसका कार्य क्या है, गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करता है, सही बात है। घिसावट को भी कम करता है। उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर हटाता है, मतलब जैसे ऊष्मा यानी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको अवशोषित, उसको क्या करता है, कैरी कर, ऑब्जर्व करता है और वहां से वो हटा देता है। ठीक है, चलिए आगे। धातु की सतह को जंग से बचाता है, किससे बचाता है, धातु की सतह को जंग से बचाता है। उसके बाद पिस्टन और सिलेंडर में छोटे अंतरालों को सील करता है, क्या करता है, सील करता है। ठीक, उसके बाद सफाई एजेंट के रूप में भी ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट, अच्छे स्नेहक के गुण क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी। ठीक है, चलिए। हाई विस्कोसिटी यानी कि उच्च श्यानता, ठीक, उच्च फ्लैश और फायर पॉइंट, कम वाष्पशीलता, अच्छी तेलीयता, तेलीयता मतलब ऑयलनेस, ठीक, रासायनिक स्थिरता आती है उसमें, गैर संक्षारण होना चाहिए और स्लज डिपॉजिट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट एक बार और देख लीजिए, स्लज या जमाव नहीं बनना चाहिए उसमें। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहकों का वर्गीकरण। पहला, लिक्विड लुब्रिकेंट्स यानी कि तरल स्नेहक, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सिंथेटिक ऑयल हो गया। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में, मशीन में और टरबाइन में। ठीक, दूसरा होता है आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यानी कि अर्ध ठोस स्नेहक, जैसे ग्रीस हो गया। ठीक है, ग्रीस हो गया, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे बियरिंग्स में, गियर्स में, एक्सल में। उसके बाद सॉलिड लुब्रिकेंट्स होता है ठोस स्नेहक, जैसे ग्रेफाइट हो गया, मॉलिबेडनम हो गया। ठीक है, MOS2, टैल्क हो गया, टैल्क का मतलब पाउडर वगैरह। ठीक, उसके बाद जो कहाँ यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर और वैक्यूम कंडीशन पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद इमल्शन एंड ड्राई फिल्म लुब्रिकेंट्स, इमल्शन और ड्राई फिल्म लुब्रिकेंट्स का कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे ऑयल वाटर इमल्शन में और टेफ्लॉन की कोटिंग में। कहाँ करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, स्नेहकों के भौतिक गुण क्या हैं, आइए समझते हैं। चलिए सबसे पहला इसमें पॉइंट है क्या, विस्कोसिटी, श्यानता क्या होती है। ठीक है, श्यानता वह आंतरिक प्रतिरोध है जो कोई द्रव प्रवाह के दौरान प्रदान करता है। ठीक है, उचित श्यानता वाला स्नेहक बेहतर स्नेहन प्रदान करता है। दैट मीन्स विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू फ्लो, मतलब को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा, ऊपर से पानी बह रहा है। ठीक है, अब पानी में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे। अब पानी बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक है, लेकिन जो सरफेस रहेगा वो अपना फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी कि रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें इंटरनली रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस फ्लूइड में इंटरनली रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जाना चाह रहा है इस तरफ, ये ढकेलना चाह रहा है इस तरफ, तो रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध पैदा हो रहा है ना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक, अब विस्कोसिटी इंडेक्स यानी कि श्यानता सूचांक क्या होता है, श्यानता सूचांक तापमान के साथ श्यानता में परिवर्तन को दर्शाता है। किसमें दर्शाता है, श्यानता में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे उच्च सूचांक वाला स्नेहक तापमान परिवर्तन पर अपनी श्यानता बनाए रखता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ऑयलनेस, तेलियता किसी स्नेहक की धातु सतह पर चिपकने की क्षमता है। अधिक तेलियता वाले स्नेहक उच्च दाब पर भी अच्छा स्नेहन देते हैं। ठीक है, इसमें आता है ये फ्लैश पॉइंट, फिर आता है फायर पॉइंट, फिर आता है क्लाउड पॉइंट, फिर आता है पोर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, इसको आपको बस केवल पढ़ना है। जैसे ही मान लीजिए आपका पूछता है
ठीक है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछता है, यानी कि स्नेहकों का भौतिक गुण अगर आपसे पूछता है, तो ये आप सातों प्रॉपर्टी लिखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये सातों के सातों आपको लिखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है लुब्रिकेंट की? सबसे पहले कोक नंबर, ठीक है, यानी कोक संख्या, टोटल एसिड नंबर और सफोनिफिकेशन वैल्यू। ये आपकी लास्ट वीडियो है आज की, ध्यान रखिएगा, लास्ट पेज भी है और ख़त्म भी होने वाला है हमारे ख्याल से, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की ही वीडियो आई थिंक बन पाई है, 1 घंटे में ही आपका इस चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक, इसमें मैंने न्यूमेरिकल वगैरह इंक्लूड नहीं किए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, एक क्लास ला करके मैं सारे चैप्टर जो हैं चैप्टर वाइज केवल न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ठीक है, कि जो एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल आए किसी भी चैप्टर से तो आपके छूटे नहीं। ठीक है, कोक नंबर यानी कि कोक संख्या क्या बताता है भाई? यह तेल के वाष्पीकरण और विघटन के बाद बनने वाला कार्बन अवशेष की मात्रा बताता है। ठीक है, यानी कम कोक संख्या अच्छी मानी जाती है। ठीक, यानी कि इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन रेसिड्यू फॉर्म आफ्टर कंप्लीट इवापोरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल। टोटल एसिड नंबर क्या होती है? कुल अम्ल संख्या क्या होती है? कुल अम्ल संख्या होती है, यह तेल में उपस्थित अम्लीय यौगिकों की मात्रा बताता है। क्या बताता है भाई? कुल तेल में उपस्थित अम्लीय यौगिकों की मात्रा बताता है। ठीक है, उच्च अम्ल संख्या यानी कि हाई एसिड नंबर इंडिकेट्स ऑक्सीकरण और कोरिजन टेंडेंसी, यानी कि ऑक्सीकरण और क्षरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि एसिड नंबर, जो टोटल एसिड नंबर है TAN, ठीक है, टैन भी इसको हम लोग कहते हैं, TAN, टैन, ठीक है, इसकी नंबर संख्या जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अगर उच्च रहेगी, हाई रहेगी, तो वो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और क्षरण यानी कि कोरिजन का प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट है आपका सपोनिफिकेशन, यानी कि सपोनिफिकेशन मान। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? यह उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलीग्राम में है जो 1 ग्राम तेल में उपस्थित अम्लों को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि मतलब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वह मात्रा है मिलीग्राम में, ध्यान रखिएगा, जो 1 ग्राम तेल में उपस्थित अम्लों मतलब एसिडों को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आपका तेल है, ध्यान रखिए 1 ग्राम आपका क्या है? ऑयल है। अब 1 ग्राम ऑयल है, अब इसमें कुछ ना कुछ एसिड की मात्रा होगी कि नहीं होगी? इसी एसिड की मात्रा को क्या करता है? ये निष्क्रिय करता है। क्या करता है? निष्क्रिय करता है। उसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। इससे वनस्पति तेल की उपस्थिति ज्ञाति की जाती है। ठीक है, इससे क्या ज्ञात किया जाता है? यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड थी। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी मैंने पढ़ाया है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। दिस बेस्ट वीडियो फॉर रिवीजन, ध्यान रखिएगा, बेस्ट वीडियो फॉर रिवीजन। ठीक, आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।